बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो ये जान लें आपके साइफ़र मंजर आम पे आया और उसने मौजूदा निज़ाम की बुनियादें हिला दी हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये जस्टिफाई कर पाएंगे। इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा उसका एक एक लफ्ज़ दुरुस्त साबित हुआ और उनके मुकाबले में जर्नैलों ने और ताकतवर लोगों ने जो कुछ कहा वो एक एक लफ्ज़ झूठ साबित हुआ। ये निज़ाम जिस ईंट के ऊपर खड़ा किया गया था वो ईंट अब टूट चुकी है। जर्नैलों ने अपने इदारे में झूठ फैलाया और साइफर की कहानी को झूठा करार दिया और ये कहा जनाब यहाँ तो कुछ भी नहीं है और मुतमईन किया सबको। लेकिन इमरान खान साहब सच्चे तो साबित हो गए हैं, लेकिन झूठ बोलने वालों का क्या करना है, ये अब एक बड़ा सवाल पैदा हो गया। उन सियासतदानों का क्या करना है, उन जर्नैलों का क्या करना है जिन्होंने इदारों को और अवाम को गुमराह किया, जिन्होंने झूठ फैलाया और धोखा दिया और हकायक को छुपाया, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, बल्कि अपने हलफ से गद्दारी की। उन जर्नैलों का और सियासतदानों का क्या करना है? देखें ना, सबसे पहले तो आप ये देखें कि मैंने आपको सुनवाया कि डीजीआई एसपीआर तो बिल्कुल मुकर गए थे कि ऐसा कोई साइफर या इस तरह की कोई धमकी या मुदाखलत है ही नहीं। वो मानते ही नहीं थे कोई मुदाखलत हो रही है, कोई साजिश हो रही है, कोई धमकी हो रही है। वो इस बात को मानते ही नहीं थे। चंद स्टेटमेंट है, मैं आपको बताता हूं। बिलावल ने क्या कहा था। बिलावल ने इसके ऊपर यह स्टेटमेंट दिया था कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। खान साहब के एक वजीर ने खुद से साइफर लिखवाया है सफ़ीर के ज़रिए से। अब बिलावल का जो बयान है वो ये था। मरियम नवाज का बयान था ये खत न था न है, ये बस एक ड्रामा था। ये मरियम नवाज ने कहा था। फजलुर रहमान ने उस दिन ये कहा था कि खत आया, धमकियां दी। किसी ने कोई धमकी नहीं दी, कोई किसी ने खत नहीं लिखा, ये सब झूठ है। फजलुर रहमान का ये स्टेटमेंट था। जो शाहिद खाकान अब्बासी, जिन्हें इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने के वक्त वो नवाज शरीफ के साथ थे और पीएमएलएन में थे और साबिक वज़ीर आज़म भी रहे, वो ये कहते हैं कि खत है ही नहीं, ये एक तमाशा है, बस कुछ भी नहीं है ऐसा। और शहबाज शरीफ ने उस वक्त एक दावा किया था कि अगर, और ये असेंबली में खड़े होकर शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर वाकई सबूत है और इमरान खान साहब फराहम करें कि बैरूनी मुदाखलत हुई है तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हो जाऊंगा। अब हो गया साबित। उस वक्त के जो जर्नैल थे वो बुलाकर मीटिंग्स के अंदर तमाम सहाफियों को और सबको ये कहते थे कि जनाब साइफर नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसा खत, कोई लेटर, कोई धमकी नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। और मैं क्योंकि इसको ज़ाती तौर पे जानता था तो मैं आपको सुनवाता हूँ। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हमें राइट टाइम का इंतज़ार करना पड़ता है। मैं कई मरतबा पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब ज़रा आप इसको देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा। ये मेरा वीलॉग है 10 मार्च 2022 का। 10 मार्च 2022 को मेरी उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी और उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर मैंने कुछ चीज़ें रिपोर्ट की थी। क्योंकि साइफर एक बड़ा हसास नौइयत का मामला था तो डायरेक्टली मैं ये नहीं कह सकता था कि मैंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट देखा, पढ़ा, उसको अब तो सारी दुनिया ने पढ़ लिया तो अब कहने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ज़रा ये देखिए, क्योंकि मैं और अरशद शरीफ, हम दो लोग इसके बारे में जानते थे। अरशद शरीफ ने भी अपने तरीके से इनको रिपोर्ट किया था। आज उनकी बात सच्ची साबित हो गई और मैंने उसी दिन 10 मार्च को, क्योंकि इमरान खान साहब को ये पता ही 10 मार्च को चला, 9 की रात और 10 को पता चला, क्योंकि 8 तारीख को जो है वो तहरीक-ए-दम एतमाद लाई गई थी और 7 तारीख को साइफर आया था जिसकी बुनियाद पे बाजवा ने जर्नैलों को कायल किया था कि इमरान खान की हुकूमत अब हमें गिरानी पड़ेगी क्योंकि अमेरिका और यूरोप हमारे खिलाफ हो रहा है। तो अब मैंने क्या बताया था आपको, जरा ये सुने आप। अब अमेरिका किस तरीके से इस साजिश के पीछे है उसके सबूत मौजूद हैं और वो सबूत आने वाले वक्त में आपको मिल भी जाएंगे और चीजें आपके सामने आ जाएंगी, चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। इमरान खान साहब के पास एक ऐसी चीज भी उनके हाथ लगी है कि वो अपोजिशन को आने वाले वक्त में नाखून चुने चबवा देंगे। और अभी मैं वो चीजें आपको नहीं बता सकता, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ लें कि जो सिनेरियो मैं समझ कर आ रहा हूं इसमें इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। क्योंकि मेरी जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्हें पूरा यकीन था कि इस डॉक्यूमेंट के सामने आने के बाद अब एस्टेब्लिशमेंट गंद नहीं मारेगी। और मुझे भी ऐसा लगता था कि इतना खौफनाक धमकियों वाला एक खत आ गया है, जब ये चीज़ एक वज़ीर आज़म के पास आ गई है तो एस्टेब्लिशमेंट गुरेज करेगी अब तसादुम से या गंद मारने से। लेकिन हमें ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसके बावजूद इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए ऐसे होछे हथकंडे अपनाए जाएंगे। और यहीं पे मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जिसके ऊपर बाद में बहुत रोला पड़ा
इन्होंने कहा जनाब ये आप क्यों कहते हैं, तो ये लफ्ज़ पहली मरतबा इस दिन मैंने यहां इस्तेमाल किया था। ये भी 10 मार्च 2022 की बात है, ये भी जनाब आप सुने। अमेरिका इस सारे गेम के पीछे है, उसका एक सबूत तो मेरे पास भी है, मैं आपको दिखा देता हूं, आपको बता भी देता हूं। बल्कि बहुत सारे अमेरिकी सदर हैं वो बार बार रेजीम चेंज की बात करते रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की, ये बात जो है वो बराक ओबामा ने की, ये बात जो है वो बुश ने की, ये बात रेगन ने की। अमेरिका के जितने भी सदूर आते रहे हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रेजीम चेंज करते रहे हैं और वो उसका बरमला इजहार भी करते रहे हैं। बारहा अमेरिकी सदरों ने कहा या उनके सदूर ने कहा कि हमने CIA के जरिए से फला मुल्कों की हुकूमतें गिरा दी या वहां का हमने रजीम चेंज कर दिया है। अब पाकिस्तान के साथ जो उनका पड्डा शुरू हुआ वो एब्सोल्युटली नॉट के बाद शुरू हुआ और पहुंच गया है तहरीके अदम एतमाद तक, और इसके अब सबूत मौजूद हैं। ऐसा नहीं है ये बातें हवा में हैं, अब इसके सबूत मौजूद हैं कि अमेरिका का इसमें क्या दिलचस्पी और किस तरीके से उसने इन्फ्लुएंस किया है। और ये सबूत इस वक्त पाकिस्तान के पास, मैं किसी आदमी का नाम नहीं ले रहा, पाकिस्तान के पास, रियासत के पास ये मौजूद है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करने की कोशिश की है। देखें जी, ये मैंने आपको 10 मार्च 2022 को बताया था कि रिजीम चेंज ऑपरेशन अमेरिका करता है और एब्सोल्युटली नॉट के बयानिए के बाद ये पाकिस्तान के गले में पड़ गया है। मैंने आपको ये भी बताया कि इमरान खान के पास एक सबूत है, एक ऐसी चीज़ उसके हाथ लग गई है कि वो अपोजिशन के गले में फंसा देगा, और इमरान खान ने एग्जैक्टली वैसा ही किया। हाँ, ये अंदाज़ा हमारा इमरान खान साहब का भी उस वक्त और मेरा भी गलत साबित हुआ कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस किस्म की बैरूनी मुदाखलत का हिस्सा शायद ना बने, और तब तो बिल्कुल ना बने जब सबूत वज़ीर आज़म के हाथ में लग गए हैं, लेकिन वो बने। उन्होंने इस साजिश का हिस्सा बनने की कोशिश की। अब एक बात तो साबित हो गई, साजिश भी थी, मुदाखलत भी थी और एक्सटेंशन की ख्वाहिश भी थी। लिहाजा ये अब किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सबको समझ आ गई है और सच एक दिन सामने आ जाता है। इमरान खान साहब ने, बल्कि मैं आपको सुनवाता हूँ इमरान खान साहब ने कैसे ये जुमले बोले थे जब उन्होंने कहा था कि सच्चाई छुप नहीं सकती, वो सामने आती है। कई मरतबा उन्होंने कहा, लेकिन ये आप ज़रा सुनिए इमरान खान साहब के अपनी आवाज़ में सुनिए आप। लाल हक है, सच का खुदा है, उसका वादा है कि थोड़ी देर लगेगी लेकिन सच हमेशा लोगों के सामने आता है। इज्जत भी वो देने वाला है, जिल्लत भी उधर से ही आती है, वो आती है इंसान के अमाल की वजह से। तो अगर मेरा ज़मीर कहता है कि मैंने कोई गलत नहीं किया तो मुझे, मेरा ये ईमान है कि वो ऊपर वाला मुझे ना कभी जलील होने देगा, ना कोई मुझे जलील कर सकेगा। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इमरान खान ने कहा मेरा ईमान है कि मुझे ये जलील नहीं कर पाएंगे, और वो नहीं कर पाए। आज 4 साल के बाद इमरान खान साहब का जो सच है वो सबके सामने आकर खड़ा हुआ है। फजलुर रहमान ने कैसे इस बात का एतराफ़ किया कि जर्नैलों ने अमेरिका के कहने के बाद एक साजिश की और सबको बुलाकर कहा कि तहरीके अदम एतमाद को कैसे कामयाब बनाना है। ये फजलुर रहमान साहब इंकशाफ कर चुके हैं। ज़रा नदीम मलिक साहब के शो में उन्होंने क्या कहा था, इस मौके पर यह सुनना भी बहुत ज़रूरी है ताकि सारी कहानी जो है वो समझ आ जाए। ये सुने आप। और उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज आपसे रास्ते में थे जब ये लोग टूट के PTI PRM के और बाप पार्टी इधर आ चुके थे? वो बिल्कुल रास्ते में थे और उनकी मौजूदगी में सबको बुलाया गया और सबके सामने उनसे कहा गया कि आपने ये इस तरह करना है और इस तरह। सब कौन थे वो? सब पार्टी, नून लीग और पीपल्स सब पार्टियां, और उनका नाम मत ले आओ। और उनको किसने कहा कि ये करना? सब पार्टी। किसने कहा ये करना? बाजवा साहब और फैज अली साहब दोनों थे। क्या कहा उन्होंने? यही कहा कि आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह चलना है, क्या करना है। नो कॉन्फिडेंस के हवाले से दोनों ने, और सब ने उसके ऊपर हाँ में हाँ भरी। फिर तो ये कहना चाहिए कि मूव जो थी वो उधर से थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सिर्फ मोहर लगा दी। आप बाकी सही साहब हैं, आपने बात निकाल ही लिया। तो फिर तो जनाब ये देखें ना, फजलुर रहमान साहब ने भी एतराफ़ कर लिया कि हमने जर्नैलों के कहने के ऊपर, जर्नैलों ने हमें बुलाया, हम उनके साथ बैठे और उन्होंने हमें हुक्म दिया कि अब आपने तहरीके अदम एतमाद करनी है। और उन्होंने बाप पार्टी के लोग, बाकी पार्टियों के लोग, MQM के लोग या इमरान खान की पार्टी के अंदर से तोड़े हुए MNAs वो इकट्ठे करके अपोजिशन को दिए कि जनाब अब आप हुकूमत गिरा दें इमरान खान की। और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का नाम लिया गया। जनरल नदीम अंजुम इसके अंदर पूरी तरह से शामिल थे, लेकिन जब फजलुर रहमान साहब ने ये इंटरव्यू दिया था उस वक्त नदीम अंजुम DG ISI थे और ये बहुत जालिम आदमी थे। लिहाजा जो फजलुर रहमान साहब हैं उन्होंने गुरेज किया नदीम अंजुम का नाम लेने से। अगर आज वो इंकशाफ करेंगे तो वो नदीम अंजुम का नाम शायद ज़रूर लेंगे। नाज़रीन, तहरीके इंसाफ को अब तहरीक चलाने के लिए, हुकूमत को एक्सपोज करने के लिए, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को दीवार के साथ लगाने के लिए ऐसा मौका शायद पहले कभी नहीं मिला।
जो मौका उन्हें आज मिल गया है। अब उन तमाम किरदारों को, उन तमाम जर्नैलों को और सियासतदानों को बेनकाब करने का वक्त आ गया है जो धमका रहे थे, जिन्होंने ये कहा कि जनाब कुछ नहीं होता, ये तो है ही कुछ नहीं। बल्कि हम जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद थे ना, आखिरी रात जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई जा रही थी, तब इमरान खान साहब ने कोशिश की कि कुछ और सहाफ़ियों को बुलाकर भी साइफर दिखा दिया जाए। उन्होंने उसे महदूद पैमाने पर डीक्लासीफाई करवाया कैबिनेट के एक इजलास में, और वो दिखाना चाहते थे, लेकिन वहां पे जो फौजी मौजूद थे उनमें से एक ने, मैं, शहीद अरशद शरीफ और एक और जर्नलिस्ट हमारे साथ शायद साबिर भाई थे मेरे ख्याल में, हम वहां पे खड़े थे और उन्होंने आकर हमें कहा, एक फौजी ने, कि सर इट कैरीज वेट, कि सर ये बहुत वजनी है, आप इसको मत देखें। लेकिन वो नहीं जानता था कि हम में से कुछ लोग तो इसके बारे में बहुत कुछ पहले से ही जानते हैं। इमरान खान साहब वैसे भी 27 मार्च के जलसे में इसका पोल खोल चुके थे, और उससे पहले 10 मार्च को इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद मैंने अपने वीलॉग में वो सारा रिकॉर्ड बयान कर दिया था कि इमरान खान के हाथ में एक ऐसी चीज़ लग गई है, और वो आज मैंने आपके सामने दोबारा आपको सुनवा भी दिया। 4 साल लग गए इस सच को, इस हकीकत को सामने आने में। आज कासिम सूरी से माफ़ी कौन मांगेगा? इमरान खान साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बात करना चाहिए, जब वो जेल में थे वीडियो कॉल के ऊपर, तो उन्हें जजों ने चुप करवा दिया कि साइफर के ऊपर बात ना करें। साइफर के मामला रद्दी की टोकरी में गया हुआ है। वो केस इमरान खान साहब के ऊपर साबित नहीं हुआ, लेकिन कभी मौलवी लॉन्च किए गए, कभी कुछ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कहा कि इसमें इमरान खान कभी नहीं बचेगा। मैं जाती तौर पे जानता हूं, उन्होंने कहा था, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की थी। यहां पे सहाफियों ने कहा कि अगर ऐसा कोई लेटर होगा तो हम सहाफत छोड़ देंगे, अगर ऐसी कोई तहरीर मौजूद है, कोई धमकी मौजूद है, तो हम अपना काम छोड़ देंगे। लेकिन जर्नैलों ने जो जो कहानियां सहाफियों को सुनाई, मौलवियों को सुनाई, जहां जहां पे सुनाई, वो सारी झूठी साबित हो गई। किसी एक चीज में भी कोई एक हकीकत साबित नहीं हुई। तो ये है नाजरीन साइफर, जिसने बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। और अब इस पे ये नहीं बात की जा रही कि साइफर के अंदर लिखा क्या हुआ है। किसी को खैरत नहीं आ रही कि पाकिस्तान को धमकियां दी गई थी, किसी को शर्म नहीं आ रही कि पाकिस्तान को जो है वो दीवार के साथ लगाया गया था और बाद में हुकूमत गिरा दी गई। सारे ये बात कर रहे हैं, ये मंजर आम पे कैसे आ गया, ये बाहर कैसे निकला है। और भाई साइफर बाहर निकलना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पूरी दुनिया में डॉक्यूमेंट लीक होते हैं। बड़ी बात यह है कि एक खुद मुख्तार मुल्क, एक आजाद मुल्क, एक एटमी कुव्वत, उसके ऊपर एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट लेवल का छोटा सा आदमी जो है, वो डिप्टी सेक्रेटरी था, इस लेवल का आदमी जो है डोनाल्ड लू, वो हुक्म सादर कर रहा है कि अपनी हुकूमत गिरा दो, और यहां पे अपनी हुकूमत गिरा दी गई। असल बात यह है, इसके कंटेंट पे बात होनी चाहिए, इसको पढ़ें और शर्म करें। नाज़रीन, अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौके से फायदा उठा सकती है या नहीं उठा सकती। इमरान खान साहब का वो बयानिया जो कहीं पे अधूरा रह गया था, वहां पे अब ये लिंक सारे मुकम्मल हो गए हैं। अब इन पे क्या किया जा सकता है देखते हैं। हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, दानिश्वर हैं, उनकी तवज्जो इस बात पे नहीं है कि पाकिस्तान के साथ ये मौजूदा रजीम क्या कर रहा है। वो अपनी रोटियां और अपने इश्तिहार पक्के कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अंसार अब्बासी साहब ने एक कॉलम लिख दिया कि जनाब बहुत मुश्किल काम है जो मरीम नवाज ने कर दिखाए, यानी मरीम नवाज ने बहुत मुश्किल तरीन काम कर दिखाए। ये कॉलम लिख दिया अंसार अब्बासी साहब ने। अगर वो ये कॉलम ना लिखते तो मुझे कभी भी ये सोचने का मौका ना मिलता कि वो कौन से ऐसे मुश्किल काम है जो मरीम नवाज ने कर दिखाए। यानी वोट को इज्जत दो का नारा लगा के इन्होंने बूट को इज्जत दे दी, वाकई बहुत मुश्किल काम था। गुर्बत से खुदकुशियां करते हुए अवाम के सूबे में अयाशी वाला महंगा तरीन जहाज खरीदना वाकई बहुत मुश्किल काम था। जिस सूबे में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हों, वहां महंगी तरीन गाड़ियां लेना, हद से ज्यादा प्रोटोकॉल लेना, वो वाकई बहुत मुश्किल काम है। अपने पूरे टब्बर समेत सारा इलेक्शन हार के जाली फॉर्म 47 के ऊपर सीटों पर ढिठाई के साथ कब्जा कर लेना वाकई बहुत मुश्किल काम है। एक सरकारी मुलाजिम फील्ड मार्शल को इज्जत, एहतराम और मर्तबे में अपने वालिद से भी आगे रखना, यह वाकई बहुत मुश्किल काम है। 5300 अरब की करप्शन के बावजूद ढिठाई से खोखले दावे करना वाकई बहुत मुश्किल काम है। मावराए अदालत हजारों लोगों को सीसीडी के हाथों कत्ल करवाना भी यह वाकई बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अदालत के जरिए तो यह काम नहीं हो सकता, मावराए अदालत ही करना पड़ेगा। तो मुश्किल काम है। कौम के अरबों रुपए अपनी और अपने बाप की तशहीर में झोंक देना, यह भी वाकई एक बहुत मुश्किल काम है। बैड गवर्नेंस और बदतरीन मुआशी कारकर्दगी दिखाने वाले सूबे की हुक्मरान होने के बावजूद बार बार अपनी सहेलियों और साथियों के साथ बैरून मुमालिक की सैर पर निकल जाना, यह भी बहुत मुश्किल काम है। तंदूर पर रोटियां लगाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। यानी गैर मुल्की दौरे के अंदर कौमी मफाद में, कौम के वसी तर मफाद में तंदूर पर रोटियां लगाना और ब्यूरोक्रेट्स को, इवन चीफ सेक्रेटरी को वो झूठी रोटी खिलाना,
ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। ये काम कोई और नहीं कर सकता था। वाकई अंसार अब्बासी साहब ठीक कहते हैं। बहुत मुश्किल था उस्मान बुज़दार के शुरू किए हुए मंसूबों पे अपनी तख्तियां लगवाना। ये बहुत मुश्किल काम है। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, लोगों के घरों को तोड़ना, खवातीन को सड़कों पे घसीटना, उनको जेलों में भरना, ये बहुत मुश्किल काम है। अपने बहनोई को बाहर से बुलाकर सरकार के अंदर हिस्सा देना, ये भी वाकई बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारे मुश्किल काम किए, मैं गिनवाना शुरू करूं तो ये पूरा वीलॉग इन मुश्किल कामों पे ही निकल जाए जो मुश्किल काम मरियम नवाज ने या इस खानदान ने कर दिए हैं। लेकिन अंसार अब्बासी साहब हमें याद दिलाते रहेंगे कि किस किस्म के मुश्किल कामों से वो मुतासिर हुए हैं। बहरहाल ये हमारी सहाफत का खासा है और ये एक तरह का आप समझ लें कि दरबारी होने का हमारा एटीट्यूड है कि हमें जो पसंद है ना उसकी सारी चीज़ें ही पसंद हैं, जो नहीं पसंद ना उसकी सारी चीज़ें हमें बुरी लगती हैं। भाई अगर कोई आदमी आपको पसंद है तो उसकी अच्छी चीज़ें आपको अच्छी लगनी चाहिए, बुरी चीज़ें बुरी लगनी चाहिए। भाई जो आके लेजिटिमेट ही नहीं है, गवर्नमेंट में ही आके ज़बरदस्ती बैठ गए, इनकी बुनियाद ही गलत है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि गलत बुनियाद के ऊपर बैठ गए इन्होंने कोई एक भी अच्छा काम किया हो? आज तक आपने इस बात पे तनकीद नहीं की, आप खुलकर सामने नहीं आए कि जनाब आप चोरी करके आगे इक़्तिदार पे कब्जा आपने कर लिया है, आप तो लीजिटिमेट ही नहीं है, आप यहां बैठ ही नहीं सकते, आप घर जाएं अपने। आज तक ऐसा नहीं किया। एक तरफ नाज़रीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, ये दहशतगर्दी के मज़ीद वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में बाजार में खौफनाक धमाका हुआ, एक अहम शख्सियत समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए, ये रिपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान के मीडिया में। पुलिस के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर के सदर मकाम वाना बाजार में बारूदी मवाद का धमाका हुआ। इब्तदाई इतलात के मुताबिक धमाका खानजादा मार्केट के गेट के करीब पेश आया है।